नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जून सच दिखाने का। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग जारी है। दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्र में हालात संवेदनशील बने हुए हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ाके अफगान जमीन का इस्तेमाल कर हमले कर रहे हैं। वहीं काबुल की सत्ता पर काबिज तालिबान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी धरती किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की कोशिशें जारी है। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच संपर्क बना हुआ है ताकि हालात को नियंत्रण में रखा जा सके और किसी बड़े टकराव से बचा जा सके। तो देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये ओपन वॉर का ऐलान हो चुका है। दोनों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान का दावा है कि इस हमले में 130 अफगान लड़ाके मारे गए हैं। वहीं तालिबान ने हमले की बात स्वीकार की है, लेकिन किसी के भी हताहत होने से इनकार किया है। वहीं बीते रात अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की। वहीं इस जंग के बीच अफगानिस्तान ने दावा किया कि शनिवार को जलालाबाद शहर में एक पाकिस्तानी फाइटर जेट क्रैश हो गया है। अफगानिस्तान की सेना और पुलिस ने शनिवार को जानकारी दी कि जलालाबाद शहर में एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान क्रैश हो गया है। अधिकारियों के अनुसार विमान के पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है और क्रैश हुआ पाकिस्तानी फाइटर जेट है। तो देखिए, इस वक्त पूरे एशिया में तनाव का माहौल, जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक की है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव अपने चरम पर है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये टकराव कब थमेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन को लेकर यह सैन्य कार्रवाई, जिसमें पाकिस्तान के तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, वहीं अफगानिस्तान की तरफ से भी सीमा पर पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वहां उन्हें निशाना बनाया गया, उन्हें तबाह करने की कोशिश की गई। तो पूरी तरह से इस वक्त तनाव का माहौल। सवाल यह उठता है कि आखिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बढ़ता हुआ सैन्य टकराव है, आखिर कब जाकर थमेगा? क्या सिर्फ एयर स्ट्राइक तक ही ये सीमित रहेगा या इसमें जमीनी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी? पाकिस्तान की तरफ से और तालिबान यानी दोनों के ही तरफ से अलग अलग दावे इस बीच किए जा रहे हैं। और चर्चा के लिए देखिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर डीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त तनाव अपने चरम पर है, वहीं अगर मैं बात करूं अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर धावा बोला है, ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं, क्या समझा जाए? क्या 2026 की शुरुआत और उसके साथ ही एशिया में बढ़ता हुआ तनाव किस तरफ से और किस तरह से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो इस वक्त बदलती हुई? देखिए रिया जी, इसके तीन पार्ट हैं। एक तो सब रीजनल है, एक रीजनल है और जो तीसरा है वो इंटरनेशनल है। अगर हम सब रीजनल के तर्ज पे बात करें तो ये बहुत ही अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि किसी भी दुनिया के किसी भी पार्ट के विकास के लिए वहां पे शांति का होना बहुत जरूरी है और वहां पे डेवलपमेंट तभी होता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ये सब विकास क्यों किए, चाइना विकास क्यों किया? बिकॉज वहां पे उन्होंने किसी कॉन्फ्लिक्ट में कदम नहीं रखा। अमेरिका ने अपना जो एक हेड ऑफ द मीटिंग्स का अपना ड्यूटी निभाता रहा, वो कभी भी उतना ही टच करता था जितना कि उसकी इकोनॉमी को डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे सब रीजनल बेसिस पे देखें तो बहुत अच्छा नहीं। अगर रीजनल बेसिस पे देखें तो जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो रहा है, या बांग्लादेश में कुछ घटनाएं हो रही हैं, या फिर थाईलैंड कंबोडिया में हो रहा है, तो वो भी ठीक नहीं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट और डिस्टर्ब होता है, हम अपना एक्सपोर्ट वहां से नहीं कर पाते, इंपोर्ट साइड से नहीं कर पाते, हमारे रिलेशन खराब होते हैं, तो स्पिल ओवर होते हैं हमारे देश में भी। और इंटरनेशनल अगर एरेना में देखें तो इंटरनेशनल एरेना में जो है एक नॉर्मल घटना है अमेरिका और वैश्विक स्तर के पावर्स के लिए। वो हमेशा ऐसी चीजें चाहते हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमी को वार इकोनॉमी कहा जाता है। अगर दुनिया में 2-4 जगह पे वार नहीं होगा तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो कि आज के देश दुनिया में 9 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, पहले 30-35 हुआ करती थी।
तो उनकी इंडस्ट्रीज हैं और वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, बहुत ज्यादा वहां पे उनके लिए जीडीपी का सोर्स बनती हैं। तो उनका खर्चा कैसे निकलेगा और वो कैसे करें? जैसे कि अभी हमारे भारत ने 114 राफेल खरीदा है, तो उससे एक इकोनॉमी बूस्ट होगी फ्रांस की। तो यहाँ पे उनके लिए एक नॉर्मल रूटीन है। कहीं न कहीं अभी अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो घटना हो रही है, इसके बाद देखेंगे तो हो सकता है कुछ दिनों बाद कहीं कंबोडिया थाईलैंड में हो जाएगा, उसके बाद कहीं वेस्ट अफ्रीका में हो जाएगा। तो एक थिंक टैंक बना रहता है जो कि ये सब चीजें क्रिएट करता रहता है। अब देखिए जैसे कि मैं अभी जस्ट आपके न्यूज से पहले मैं अमेरिका का एक बयान पढ़ रहा था, वहां पे देख रहा था कि पाकिस्तान के जनरल्स बड़े महान है, वो अच्छा काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में। एक्चुअली अफगानिस्तान से आपकी दुश्मनी क्या है? बिल्कुल बिल्कुल डीके गुप्ता जी, जिस बयान का जिक्र आपने किया, डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल पूछा गया उन्होंने यही कहा कि अभी फिलहाल अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है वो अमेरिका के दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त। उन्होंने कहा फिलहाल पाकिस्तान जो है बेहतर कर रहा है इस जंग में या युद्ध जैसी जो सिचुएशन है। इस बयान को किस तरह से समझे? कारण है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे आपसे मेरी वार्ता हुई थी पहले भी, कि उस ये एक पार्ट है प्रेशर का ईरान पर भी। क्योंकि ईरान का लगभग काफी बॉर्डर जो है, लगभग 900 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है जी। और अफगानिस्तान जो है कहीं न कहीं टिल्टेड है ईरान की तरफ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान से उसकी इस समय तलखी है और ईरान से पाकिस्तान की तलखी है। तो इसलिए चाहता है कि अगर मुझे ईरान से लेवरेज इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली मिलता है तो हम पाकिस्तान को रोक रखें। दूसरे बॉर्डर पे भारत से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, उसके अगल बगल में जो रिलेशंस हैं रसिया से उसके अच्छे हैं अफगानिस्तान का। चाइना भी अफगानिस्तान में बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज चला रखा है। तो ये युद्ध भी है कहीं न कहीं अफगानिस्तान को डिस्टर्ब करने का, ताकि अफगानिस्तान इंगेज रहे पाकिस्तान के साथ, ताकि वो कुछ ईरान का हेल्प ना कर पाए। और उसके साथ साथ क्योंकि ये जब लड़ाइयां चलती रहती तो हमारे लिए लड़ाइयां होती, लेकिन विदेशी पावरों के लिए एक नॉर्मल रूटीन होता है, उनके लिए क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज। तो अगर अफगानिस्तान भी लड़ेगा तो उसके लिए हथियार कहां से आएगा? क्योंकि ऐसे देश है जो कि एक बैटरी नहीं बना पाते हैं, तो इनको हथियार खरीदना पड़ेगा वेस्टर्न कंट्रीज से या चाइना से। या अब भारत भी बेचने लग गया हथियार। तो कहीं न कहीं एक ऐसा क्रिएट करना है कि ईरान वाले युद्ध में तुम दूर रहो, पाकिस्तान को भी ध्यान लोगों का उधर रहे, ताकि इसके बीच में मैं प्रिपरेशन भी कर लूं। देखिए अब लगभग 1.5-2 महीना से पाकिस्तान वाला अफगानिस्तान का चल रहा था कि एक दुनिया का दिमाग उधर भी घूमता रहे और ईरान में हम अंदर अंदर क्या कर रहे हैं वो ना चल पाए। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं और ये एक नॉर्मल रूटीन है फॉर द बिग पावर्स। जी रिया, अब बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि जो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं उनके लिए सिर्फ एक रूटीन है, उनके लिए कुछ खास नहीं, लेकिन जिन लोगों की जान जा रही है, क्योंकि देखिए सर, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, अफगानिस्तान के कई बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाया गया, तस्वीरें भी सामने आई, कई सिविलियंस वहां पर अटैक हुए हैं, कई सिविलियंस की जान गई है। आखिर ये सब थमेगा कब? यही चीज पुराने जमाने में नहीं होती थी। पुराने जमाने में जो अगर हम डिफेंस स्टडीज से देखें तो योद्धा के आगे राजा हुआ करते थे। आज के डेट में चाहे कर्नल गद्दाफी हो, चाहे किसी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जनरल हो, वो एक फोर्टिफाइड रूम में बैठ के डिसीजन ले रहे होते हैं और सामने लड़ती है सेना। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, 100 साल पहले, 50 साल पहले, कि सेना के आगे तो वो किसी भी युद्ध का डिसीजन करने से पहले अपनी जान को भी देखते थे, अपने परिवार को भी देखते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सीधे मिसाइल से अटैक करना है और यहाँ पे इन सब चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। हालांकि मैं इस मामले में ट्रम्प की भी जरा सा तारीफ करूंगा कि उन्होंने काफी बहुत सारी चीजें, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, उन्होंने काफी कन्फ्रंटेशन उन्होंने हटवाने की कोशिश की है दुनिया में। उनका एक जो रहा है इस पर एक्शन कि कहीं कहीं जैसे अफगानिस्तान से बिडेन सरकार ने फोर्स हटाई तो वहां पे बहुत सारी जानें बच गई। सीरिया से फोर्स हटाई गई तो वहां बहुत सारी जानें बची। अदरवाइज कहीं कहीं वहां पर लड़ाइयां होती थी प्रॉक्सीज के बीच में। और ईरान यूक्रेन वगैरह में भी कोशिश में लगे हुए हैं। तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं जब युद्ध होता है तो यहाँ पे लोगों की जान की कीमत से राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि के लिए जो काम किया जाता है वो जरा सा मायने रखता है। स्कैंडिनेवियन जो नेशन जैसे डेनमार्क वगैरह ये सब देश हैं, ये ज्यादातर अपनी खुशियों को वैल्यू देते हैं और जो देश कंपटीशन कर रहे हैं दुनिया में एक दूसरे से, वो अपने आर्थिक संप्रभुता को ज्यादा वैल्यू देते हैं। उसके लिए वो जीवन के मोल को जरा सा पीछे कर देते हैं। लेकिन जैसे भूटान हो गया, डेनमार्क हो गया, ये सब देश हैं चाहते हैं कि पैसे कम रहे लेकिन हम खुश रहें ज्यादा। तो एक दो टाइप के नेशंस हैं दुनिया में। तो जैसे चाइना है, इसमें भारत भी किसी भी तरह से विकास करना चाह रहा है, अमेरिका चाह रहा है, तो इनके लिए किसी भी तरह से विकास को आगे लेके जाना है अपने। तो ये सारी चीजें जो है एक मायने रखती हैं जो वर्ल्ड अफेयर्स में। तो यहाँ पे जो जाने जा रही हैं
उससे ताल्लुक बिल्कुल कम जो है जाने मेरी जा रही हेल्थ। है वही सबसे बड़ा विषय है और वही सबसे बड़ी चिंता की बात है। यही वजह है कि भारत ने भी ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बढ़ता हुआ सैन्य टकराव है इस पर चिंता जताई है। गुप्ता जी बने रहिएगा, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी जी हमारे साथ हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। अनूप जी आपके पास आना चाहूंगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो बढ़ता हुआ सैन्य टकराव है, देखिए बीते कई महीनों से हम देख रहे थे छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कहा गया ओपन वॉर, इसको किस तरह से देखे? रिया, निश्चित तौर पर इस समय पूरे एशिया में जंग के कई सारे मैदान खुल चुके हैं। अभी हम लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर चिंता कर ही रहे थे कि आज तेहरान वाला हिसाब किताब भी चालू हो गया। तेहरान, इजराइल और तेहरान ने जिस तरह से बाकी दूसरे अरब नेशंस के ऊपर अटैक किया है, तो यानी कि जंग जो है कई मोर्चों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये चीज समझनी होगी कि इन तमाम जंगों की कोई जरूरत नहीं है। ये जंगें सिर्फ और सिर्फ कुछ देशों की सनक और कुछ लालची देशों के लालच की वजह से यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको कि बातचीत से न सुलझाया जा सके, लेकिन जो बड़ी शक्तियां हैं उनके अंदर जिम्मेदारी का भाव नहीं है, और जो छोटे देश हैं वो अपने छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर के एक दूसरे के ऊपर लड़ने पर आमादा है। पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए। पाकिस्तान एक ऐसा नेशन हो सकता है जो कि अपनी जियोग्राफी की वजह से बहुत खुशहाल होता और तमाम देशों के साथ रिश्ते अच्छे रखता, लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना। आज देखिए भारत के साथ उसकी शत्रुता है और साथ ही साथ अफगानिस्तान से भी उसकी लगातार जंग चल रही है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को डाइवर्ट करने के लिए जंगें और उकसाता है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर पिछले तमाम दिनों से इमरान खान की सेहत को लेकर के, आईएसआई गतिविधियों को लेकर के, पाकिस्तानी सेना की जातियों को लेकर के सवाल उठने शुरू हो चुके थे। बलूचिस्तान में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उन सब से ध्यान भटकाने के लिए उसने भारत का मोर्चा तो खोल नहीं सकता था, उसकी हिम्मत नहीं है, उसने अफगानिस्तान का मोर्चा खोल दिया, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और बहाना वही पुराना डूरन लाइन और इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके ऊपर जो स्कर्मिश चल रहे थे छोटे मोटे, उनको व्यापक दे दिया। इसमें नुकसान किसका? अफगानिस्तान का नुकसान तो ही, लेकिन पाकिस्तान का खुद का भी बहुत ज्यादा नुकसान है। लेकिन मैं इस बात से भी सहमत हूं कि वो लड़ाई पाकिस्तान अफगानिस्तान में शुरू ही इस वजह से हुई क्योंकि बड़ी पिक्चर आनी अभी बाकी थी, जो कि आज सुबह से देखने को मिल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान वर्सेस इजराइल, ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा तिवारी जी, पूरी तरह से अगर देखें एशिया में इस वक्त तनाव का माहौल है। कई जगहों पर वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं, चाहे वो इजराइल और अमेरिका की आज सैन्य कार्रवाई जिस तरह से ईरान पर हुई और फिर उसके बाद ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया, या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बात कर ले। हमारे साथ टीपी त्यागी जी भी है, मेजर जनरल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी। सर, जिस तरह से एशिया में इस वक्त तनाव का माहौल है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर उन्होंने धावा बोल दिया। अभी कुछ दिनों पहले तक तो यही चल रहा था कि जो है टॉक्स उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, कभी जेनेवा में मीटिंग हो रही है, कभी ओमान में मीटिंग चल रही है। फिर अचानक से ऐसा क्या कुछ परिस्थिति बदली कि अचानक से जो है आज जो है धावा बोल दिया जाता है, कई एयर स्ट्राइक्स की जाती है? पिछले साल जब 12 दिन का युद्ध हुआ था तब भी वार्ता चल रही थी और युद्ध हो गया, और अब भी इस बार तो बल्कि क्लियर कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि जो तीसरी वार्ता है जेनेवा में, ये आखिरी वार्ता होगी और अगर डील नहीं होती है तो फिर बहुत बुरा होगा। वो बहुत बुरा हो गया। अब मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जिसका डर था वो हो गया। यानी कि यहाँ तक तो ठीक है कि इजराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, अमेरिका ने भी अटैक कर दिया, पानी से भी कर दिया, हवा से भी कर दिया, वहाँ के IRGC के कमांडर को, सुप्रीम कमांडर को और दूसरे कमांडर को मार दिया, खोमेनी के घर के पास भी हमला कर दिया। ईरान ने भी बदले में 400 मिसाइल इजराइल पर दाग दी, उसने कतर में, कुवैत में, बहरीन में, UAE में मिसाइलें डाल दी। ये सब तो वो जो हुआ, लेकिन जो जिस चीज का डर था वो ये था कि ईरान ने ये कहा था कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम अमेरिका के उन सब मिलिट्री बेसिस पर हमला करेंगे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उनके हैं। अब उन सब बेसिस में से 7 बेसिस पे उसने हमला कर दिया। अब एक बेस ऐसा है यानी कि दुबई, यानी कि UAE ने हमला होने के बाद ये कह दिया कि हम जवाब देंगे। ये पहला देश है।
अच्छा, अगर यूएई ने कह दिया तो बाकी भी कहेंगे। यूएई ने कह दिया हम जवाब देंगे, जवाब देगा मतलब ये कि हम भी हमला करेंगे। हमला करेंगे किस पे करेंगे? ईरान पे करेंगे। यानी कि मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएंगे। युद्ध किसका था? ईरान, इजराइल और अमेरिका का। इन्वॉल्व कौन हो जाएंगे? मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज। डर तो इसी बात का था ना कि ये अगर युद्ध हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा। अब वो फैलने की शुरुआत आज हो गई, और ये अगर शुरुआत हुई और फिर इसको अगर हम वर्ल्ड वार कहें तो बहुत मुमकिन है कि ये वर्ल्ड वार न्यूक्लियर वार में बदल जाए। और अगर ये न्यूक्लियर वार में बदलती है तो फिर ये सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का सबब होगा। ये ही नहीं चाह रहे थे, वही हो गया। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या बदलाव होते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा और इंतजार की जरूरत, क्योंकि जिस तरह से आपने भी कहा टीपी त्यागी जी की जवाबी कार्रवाई में जो है ईरान ने अमेरिका की सैन्य बेस जो कि गल्फ कंट्रीज में है उन्हें टारगेट किया, और दुबई में और अबू धाबी में काफी ज्यादा कैजुअलिटीज भी हुई हैं, और उसी के जवाब में जो है अब साफ कह दिया गया है कि सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या होता है इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, आप सभी बने रहिएगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ एचएनएन न्यूज पर। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एचएनएन न्यूज पर। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, एचएनएन न्यूज पर।
और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने अबू धाबी पर कई मिसाइलें दागी हैं। अबू धाबी के कई इलाकों में तेज धमाके हुए हैं। यूएई ने कई ईरानी मिसाइलें मार गिराई। तेल अवीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। सभी अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है। ईरान के सभी ठिकानों पर ये हमला, ये बड़ी खबर आपको बता दें तो पूरी तरह से ये जंग भीषण रूप लेती जा रही है। इजराइल के सभी ठिकानों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर, दोहा में धमाकों की आवाज सुनाई गई है और धमाकों से अफरा तफरी का माहौल है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पर नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले देखिए किस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये तीनों ही देशों के बीच बढ़ता हुआ सैन्य टकराव और ये तस्वीरें किस तरह से वहां भारी नुकसान हुआ है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं इस जवाबी कार्रवाई में बड़ा नुकसान, क्योंकि कभी भी जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कोलैटरल डैमेज हमेशा देखने को मिलता है। इजराइल और अमेरिका ने जिसे ऑपरेशन चलाकर ईरान में बड़े स्ट्राइक्स किए, सैन्य हमले किए, उसके जवाब में ईरान ने भी गल्फ कंट्रीज में जहां जहां अमेरिका के बेसेस है वहां हवाई हमले किए हैं। अब नुकसान भी देखने को मिल रहा है। दुबई, तेल अवीव, अबू धाबी समेत बड़े शहरों में ये नुकसान की तस्वीरें देखिए। धुएं का गुब्बार उठता हुआ और कई इमारतें जमींदोज हुई। अब इन्हीं तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस कदर वहां नुकसान देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है। हालांकि कोशिश जो है पहले की गई थी कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का जो दौर है उसी के जरिए निपटारा किया जा सके, लेकिन जब वैसा नहीं हुआ, बातचीत के जरिए समाधान नहीं हो पाया, तो इसके बाद ये कार्रवाई। तो पूरे इजराइल में इस वक्त सायरनों की आवाज सुनाई दे रही है। इजराइल में हाई अलर्ट है। जिस तरह से आज इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई, और ये भी समझिए कि पूरे इजराइल में सायरनों की आवाज गूंज रही है। हम आपको नक्शे के जरिए भी दिखा रहे हैं कौन कौन से वो क्षेत्र हैं इजराइल के जहां इस वक्त हाई अलर्ट है। देखिए, पूरा जो कार्रवाई शुरू हुई इसके पीछे की वजह यही है कि ईरान न्यूक्लियर ताकत जो है वो डेवलप कर रहा था, न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा था और यूरेनियम जो है उसने काफी हद तक इनरिच कर लिया था। वहीं ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर नेतन्याहू का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जब तक जरूरी तब तक इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दे, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने बयान दिया है कि जब तक जरूरी होगा तब तक ये कार्यवाही जारी रहेगी। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि ना इजराइल और अमेरिका झुकने को तैयार है, ना ही ईरान हथियार डालने को तैयार है। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। इस वक्त फिलहाल ये पूरा मसला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक जरूरत होगी तब तक इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं ईरान वर्सेस इजराइल युद्ध में अब रूस की भी एंट्री हो गई है। ईरान पर हमले को लेकर रशिया का बड़ा बयान। हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ऐसा रशिया का कहना है। तो अब इस युद्ध में रूस की भी एंट्री हो गई है। वैसे भी रूस जो है वो ईरान का समर्थन करता रहा है और अब खुले मन से भी रशिया ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन की तरफ से कहा गया है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। जिस तरह से अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर यह बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई, ऑपरेशन फुरी चलाया गया, उसी को लेकर अब रशिया का स्टांस भी सामने आ गया है। इस बीच पुतिन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए तेल अवीव से दिल्ली की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। एयर इंडिया के विमान की उड़ानें रद्द हो गई है। एयर इंडिया ने कई उड़ानों को फिलहाल रद्द कर दिया है। बीच रास्ते से ही एयर इंडिया की तेल अवीव फ्लाइट लौट आई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव और इस बीच एयर इंडिया की तरफ से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तेल अवीव से कई जो फ्लाइट्स थी उन्हें फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। तेल अवीव और दिल्ली के बीच की फ्लाइट्स को सीधे तौर पर फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है और एक उड़ान को जो कि तेल अवीव जा रही थी उसे बीच से ही लौटा दिया गया। इससे पहले भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की थी और अपने सभी नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान खाली करने को कहा था। और अब जब जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है, अमेरिका और इजराइल का ये बड़ा अटैक जो कि ईरान पर हुआ है, ये फिलहाल ये टकराव रुकता हुआ या थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने लोगों से तेहरान छोड़ने की अपील की है। ब्रिटिश एयरवेज ने तेल अवीव के लिए उड़ानें बंद कर दी हैं और सिर्फ ब्रिटिश एयरवेज ही नहीं, भारतीय जो कंपनियां हैं उन्होंने भी अपनी फिलहाल उड़ानें रद्द कर दी हैं। IRGC का कमांडर इस हमले में मारा गया है। हर ईरानी हमले का जवाब देंगे। इजराइल की तरफ से भी देखिए बयान सामने आ गया है कि खामेनेई को निशाना बनाया जा रहा था और खामेनेई जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई। 6 देशों में 9 अमेरिकी बेसिस पर हमला हुआ है। देखिए ईरान पर जिस तरह से अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की, उसके जवाब में ईरान ने 6 अलग अलग देश जो कि ईरान के आसपास के हैं, गल्फ कंट्रीज है, उनमें 9 अमेरिकी बेसिस पर हमला किया। इससे पहले आपको याद होगा साल 2025 में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब 2025 की शुरुआत में यानी जून के महीने में अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर ईरान में सैन्य कार्रवाई की थी। 3 न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करने की कोशिश की थी। उसके जवाब में ईरान ने भी कुछ ऐसा ही किया था। कतर में जो अमेरिकी बेसिस थे उन पर अटैक किया गया था। लेकिन अब की बार आप समझिए काफी कुछ बदल गया है। अब की बार ये जो हमले हैं इसकी सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही नहीं बल्कि इनका इंपैक्ट भी बड़ा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में 6 अगल बगल के जो देश हैं उनमें 9 अमेरिकी सैन्य बेसिस पर अटैक किया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस कौन कौन से हैं मैप से समझिए। ये मिडिल ईस्ट का नक्शा आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए जहां पर रेड डॉट्स है यानी जहां पर लाल रंग से मार्किंग है, ये वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस है जिन पर फिलहाल ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। आसपास के 6 देश जिसमें यूएई शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, कतर शामिल है, इन देशों में जो अमेरिकी बेसिस हैं उनको टारगेट किया गया है। और साथ ही देखिए दुबई से तस्वीरें आई थी, तेल अवीव से, और साथ में कई और जगहों की, बड़े बड़े शहरों की तस्वीरें आई थी जहां इस वक्त काफी नुकसान की आशंका है। तो मिडिल ईस्ट का ये नक्शा मैप आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आप समझिए किस तरह से यहां पर जो रेड डॉट्स हैं वो यूएस के यानी अमेरिका के सैन्य बेस हैं। इसमें कतर शामिल है, इराक शामिल है, जॉर्डन, सऊदी अरब, ओमान, तुर्की, यूएई। तो ये वो रेड डॉट्स जहां पर फिलहाल ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ डीके गुप्ता जी लगातार हमारे साथ है। डीके गुप्ता जी, इससे पहले जिस तरह से टीपी त्यागी जी ने भी कहा था कि जिस चीज की चिंता सभी को है कि क्या हम एक बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पहले जिक्र किया गया था कि ईरान ने जो है जवाबी हमले किए, यूएस के बेसिस को तो अटैक किया ही है, लेकिन जो लोगों को वहां पर जो है नुकसान पहुंचा है, जो पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा है, अब क्या काउंटर अटैक उन देशों की तरफ से भी किया जाएगा, उन गल्फ कंट्रीज की तरफ से भी किया जाएगा? क्योंकि दुबई जैसे कई बड़े शहर हैं जहां पर बड़े नुकसान की आशंका। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी 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 सर। मैं समझता हूं कि अमेरिका की एक बहुत अच्छी कूटनीतिक चाल रही है। उसने इजराइल से अटैक करवाया है ताकि जो दुश्मन देश मेन है वो इजराइल हो ईरान के लिए। लेकिन
जैसा ईरान ने गलती किया कि उसने बोला कि मैं जितने भी अमेरिकन बेस हैं अड़ोस पड़ोस में उस पर अटैक करूंगा, तो मैं उसी समय समझ गया था कि ये जो है किसी भी मिडिल ईस्ट के देश से अटैक नहीं करवाएंगे ईरान पे। ईरान खुद अटैक करेगा मिडिल ईस्ट के जो देश हैं इस नाम पे कि वहां पे अमेरिकन संपत्तियां रखी हुई हैं जी, वहां पे उनके सैनिक हैं, उनके पे हथियार है या उनके बेसेस हैं। देखिए अगर मान लीजिए पाकिस्तान में अगर अमेरिकन बेस है और पाकिस्तान से फायर नहीं हो रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि लाजमी है कि पाकिस्तान पे अटैक करें। अगर भारत में मान लीजिए बेस है अमेरिका का, अगर भारत के बेस से अटैक नहीं हो रहा आपके ऊपर, तो रिलेशंस होते हैं अपनी लॉजिस्टिकल या स्ट्रेटेजिक रिलेशंस होते हैं जिसकी वजह से रखा जाता है। मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उसमें अमेरिका के अपने रिलेशन स्ट्रेटेजिक है, जहां पे उनके जहाज रखे हुए हैं, उनके सोल्जर्स रखे हुए हैं। लेकिन अगर वहां से वो अटैक नहीं कर रहे हैं ईरान पे, वहां से फायर नहीं किया जा रहा है, तो ईरान का मैं समझता हूँ यहाँ पे एक स्थिति रॉन्ग होगा कि उनको अटैक करे। अगर वो अटैक करेगा तो वो देश अपनी जमीन पर अटैक के नाम पे संप्रभुता के लिए फिर अटैक करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है रिया जी कि ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि आज के जो विकसित देश है, क्योंकि बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल पावर इजराइल भी है और अमेरिका जो है अब किसी तरह से पिछले 2 टर्म से संभलने की कोशिश कर रहा है दुनिया में कि मैं इकोनॉमिकल पावर फिर से और स्ट्रांग बनूं। तो वहां पे ज्यादातर युद्ध में नहीं जाएंगे और 2-4-6 दिन के युद्ध में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस आज ही ईरान पहुंच गया है, अपील लोगों से किया है और 2 दिन पहले फतवा भी जारी किया था कि मैं परमाणु बम नहीं बनाऊंगा। तो सब मिला जुला के चाहता नहीं है युद्ध, लेकिन इजराइल किसी तरह चाहता है कि ये जितना ज्यादा नुकसान कर दे हम 4 या 6 दिन के अंदर, ताकि इनका जो इन्रिचमेंट का जो प्रोसेस है वो लगभग 5-6 साल और डिले हो जाए। तब तक मेरे पास फिर से हम डिप्लोमेटिक चाल चलते रहेंगे, फिर से हमारी चलती रहेगी। तो ये टारगेट इन लोगों का है, लेकिन एक मेन मुद्दा इनके सामने ये भी है कि वो रेजिम चेंज करना चाहता है। ठीक है गुप्ता जी, बिल्कुल मेरा सवाल यहीं पर आने वाला था कि अमेरिका जिस तरह से सैन्य कार्रवाई कर रहा है, क्या उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसे रोकना, न्यूक्लियर शक्ति बनने से ईरान को रोकना, या फिर सत्ता परिवर्तन भी वो करना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखिए रिया जी, ऐसा है कि जो मैं 15 दिन से डेवलपमेंट कैच कर पा रहा हूं उसके हिसाब से मुझे लगता है इनरिचमेंट पे बात बन गई थी 2-3 मीटिंग में, 2-3 मीटिंग जो इनरिचमेंट बात बन गई थी। अमेरिका ईरान इतना ओपनली आज तक नहीं बोला 47 साल में कि मैं किसी भी प्रतिबंध और किसी भी तरह से मुझे सैंक्शन हटा दो, मैं किसी तरह से समझौता के लिए तैयार हूं, कोई वेरिफिकेशन कर लीजिए। और पिछले हफ्ते पहली बार तेहरान से ये आदेश आया कि धार्मिक पत्र जारी किया गया, फतवा जारी किया गया कि हम अब वो धर्म से जोड़ दिया गया कि हम कसम खाते हैं कि हम नहीं बनाएंगे। तो अंदर अंदर बात हो गई थी, उसके बाद ही बहुत सारी डिमांड चल रही थी वेस्ट पावर से, जिसकी वजह से बात बन नहीं पा रही। लेकिन वहां पे मेन मकसद रेजिम चेंज करना है, क्योंकि रेजिम चेंज करना तो ग्रास रूट से चीजों को समस्या को हटा दो। जैसे कि 370 को मोदी जी ने हटाया जम्मू कश्मीर से, अगर वो विधानसभा में लाते, ये करते वो करते तो उससे बात नहीं बनती, फिर वो चलते रहते। बोला 370 को हटा दो पार्लियामेंट से, अब देख लेते हैं क्या हो जाता है। तो यहाँ पे अमेरिका और इजराइल भी चाहते हैं कि अगर खोमैनी जो रहेंगे, क्योंकि खोमैनी जब सत्ता में आए थे उन्होंने शपथ खाई थी कि मैं अमेरिका को बर्बाद होना देखना चाहता हूँ, इजराइल को नामो निशान दुनिया से मिटाना चाहता हूँ। तो ये जो बेस लाइन है इनकी थिंकिंग में, उसको इरेज करना चाहता है इजराइल और अमेरिका, ताकि उनकी क्रिश्चियंस कम्युनिटी और जो ज्यूज हैं उनके साथ कोई भी इस तो ये मेन मकसद है। अगर आज रेजिम चेंज हो जाता है, ऐसा रेजिम चेंज का मतलब नहीं कि खोमैनी को डिक्लेयर किया जाए, खोमैनी को हटा के उनके बेटे को बना, नहीं ऐसा नहीं, सोच हटा दी जाए, मतलब वहां पे पहलवी आ जाए या कोई जो उदारवादी है जो वेस्टर्न के साथ अलाइन रहेंगे, अगर वो आ जाते हैं तब तो युद्ध कल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर या फिर वो एलिमिनेट कर दिया जाए, अगर युद्ध में अगर एलिमिनेट हो जाते हैं खोमैनी के साथ युद्ध मारे जाते हैं या उनके, तब युद्ध खत्म हो सकता है। लेकिन अगर केवल डिक्लेयर करेगा ईरान कि मैं किसी बेटे को बना देता हूं या किसी रिश्तेदार को, तब नहीं होगा, क्योंकि सोच वही रहेगी, वो परिवार का सोच वही रहेगी। जी रिया जी। लेकिन डीके गुप्ता जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, देखिए जिस तरह से ईरान का हमेशा से चीन और रशिया जो है बैक वेज में सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन फ्रंट फुट पर आकर रूस की तरफ से बयान आया कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून या नियम का उल्लंघन है जिस तरह से अटैक किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो जब अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की थी, वहां जो है पूरी तरह से नेतृत्व को बदला गया, तख्ता पलट किया गया। अगर वैसा कुछ होता है तो हमने देखा था जब वेनेजुएला में हुआ तो उसके बाद यूरोप के कई देश जो है आगे आए और यूएन में इस मुद्दे को उठाया, अमेरिका के खिलाफ जो है आवाज भी उठाई। अब अगर ऐसा होता है तो क्या समझा जाए, क्या चीन या रशिया की तरफ से कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकता है? देखिए आज का जो जियो पॉलिटिक्स की परिस्थिति है, वहां पे एक बहुत होड़ मची हुई, कंपटीशन मचा हुआ है कि मैं किस तरह से आपसे आगे जाऊं।
और मैं जो बता रहा हूँ, चीन जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तेल खरीदता रहा सैंक्शन के बाद भी ईरान से, लेकिन चीन कभी सपोर्ट नहीं करेगा युद्ध के मैदान में। आप देखिए कि एक भी जहाज है, जैसे कि अभी ईरान अमेरिका के साथ यूनाइटेड किंगडम के जहाज लगे होंगे, उनके भी एयरक्राफ्ट उनके साथ अटैक कर रहे होंगे, इजराइल का कर रहा है, लेकिन ईरान के साथ कोई जमीनी तौर पे नहीं आएगा और न करेगा। हाँ, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकता है, साइबर अटैक में उसको बचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कोई भी अपना एक न सोल्जर भेजेगा, हाँ डिप्लोमेटिक बयान देगा, जैसे अभी रसिया ने डिप्लोमेटिक बयान दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ हो रहा है। तो हम लोग भी अपना एज ए एक्सपर्ट आपके सामने बता रहे हैं कि जो है सबको अपना विकास करने का पावर है, उसको अपना इन्वेस्टमेंट करने का पावर है, ताकि वो बिजली बना सके, विकास के कामों में न्यूक्लियर पावर का यूज कर सके। तो एक डिप्लोमेटिक है, अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर जवाब कैसे देंगे ईरान को। चाइना भी हो सकता है शाम तक या कल सुबह तक यही बोलेगा कि जो है अमेरिका की जरा बहुत ज्यादा तलखीन बोले कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है या जो भी कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अगर ये तनाव बढ़ता है डीके गुप्ता जी, अगर ये तनाव बढ़ता है, क्योंकि देखिए स्टेटस ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर ईरान का नियंत्रण है, अगर तनाव बढ़ता है तो क्या माना जाए, भारत पर उसका क्या इंपैक्ट तेल के लिहाज से, क्योंकि देखिए दुनिया का जो है 20% से ज्यादा तेल जो है उसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में क्या समझा जाए, क्या तेल की कीमतें बढ़ सकती है आने वाले दिनों में अगर ये तनाव बढ़ता है, रुकता नहीं है? रिया जी देखिए, तेल का जरा सा मसला अलग है। तेल का मसला ये है कि इस समय दुनिया में लगभग 40% से 35 से 40%, जब पहले 20 साल पहले दुनिया में केवल तेल से ही हमारा काम चलता था, लेकिन अब 20 से 30%, 40% तक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से काम होने लग गया है, जैसे कि सोलर एनर्जी से होने लग गया है और बहुत सारी जो दूसरे एनर्जी सोर्सेज हैं। तो उससे क्या हुआ है कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, अब इवन अमेरिका स्ट्रगल कर रहा है, वेनेजुएला से जो तेल निकाला जा रहा है वो स्ट्रगल कर रहा है, इवन ब्राजील भी भारत को बोला है कि जरा मेरे यहाँ के हेल्प करिए। अब ये तेल इनफैक्ट बिक नहीं रहे हैं, देखेंगे तो विश्व बाजार में बहुत इनके रेट कम है और एक होड़ मची हुई कि मेरे से कम सस्ता तेल ले लो। तो तेल की तो कमी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल अमेरिका पैदा करता है, उसका तो उसको वेनेजुएला जो दुनिया का सबसे ज्यादा भंडार है तेल का, उसको मिल गया है। तो तेल की कमी तो नहीं होगी। और रसिया यहाँ पे मुंह ताके खड़ा, कोई भी हमसे तेल ले ले फ्री में, हाँ 60 65 55 बैरल तेल की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर भारत का जहां तक बात की है रिया जी, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि भारत जो इस समय केवल और केवल एक टारगेट लेके चला, जैसे अर्जुन का एक टारगेट था कि मैं किसी तरह से उस चिड़िया के आंख में देख रहा हूं जिसको मुझे हिट करना है, तो उसी तरह से भारत का टारगेट हम 2047 में कैसे विकसित देश बने। तो भारत चाहता है कि रीजनल बेसिस पे इतना अच्छा माहौल बना रहे कि मेरे लिए तेल सस्ता रहे, मेरे लिए एक्सपोर्ट आराम से चले जाए, और मेरे जो भी रिलेशन जाके उस स्पिल ओवर होके, जैसे मान लो पाकिस्तान में कोई जम्मू कश्मीर या पीओके में कोई घटना होती है तो स्पिल ओवर होके हमारे यहाँ बांग्लादेश में अगर कुछ घटनाएं हो रही है तो स्पिल ओवर के त्रिपुरा तक आ जाएंगी, तो हमको कानून ला के, तो भारत चाहता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। अब इससे लॉस क्या होगा, देखिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चाइना अपना वहां पे पोर्ट बना रहा है ईरान बॉर्डर पे बलूचिस्तान एरिया में, वहां के टक्कर में भारत अपना चाहवार बना रहा है। और भारत का जो सपना है, जिस पोर्ट की आपने जिक्र किया, भारत का जो सपना है कि वहां पर उसके जरिए मिडिल ईस्ट में एक तरह से भारत का भी एक स्टांस हो और नियंत्रण जो है करने की कोशिश की जा सके, उस प्लान का क्या होगा? हाँ, उसी पर, क्योंकि वहां पे जो डिले होगा और वहां पे स्थितियां जो है असमंजस की स्थिति में रहेगा, क्या वहां पे होगा। और भारत वहां पे ऑलरेडी बहुत डिलेड है। अगर हम उसको अगर हम जरा सा विश्लेषण अच्छे से करें, न्यूट्रल होकर करें, तो भारत डिलेड, जिस तरह चाइना अग्रेसिव ढंग से अपना बगल में पोर्ट बनाया है, भारत में कहीं न कहीं उसके, हाँ मोदी जी के आने के बाद और इवन मनमोहन जी ने भी उस पर बड़ा एक्शन लिया था, तो एक तो वो हो जाएगा। दूसरी बात कि जो हमारे बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे जो लेबर इंसेंटिव वर्क वाले जो लेबर्स वहां पे हैं या जो मैन पावर वहां लगा हुआ है, उनको फिर हमारे देश में लाना पड़ेगा। तो जो हमसे उनको इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल हमको जो सपोर्ट मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, उनको लाना पड़ेगा। तो सब मिला जुला के एक तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात की जो हमारा रास्ता एक अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट के लिए, और उसके साथ जो हम अगर सेंट्रल एशिया में जाते हैं वहां में भी दिक्कतें होंगी। हमारे फ्लाइट्स जो है डाइवर्ट होकर रसिया के थ्रू जाया करेंगी, या फिर हम पूरा डीप जो है इंडो पैसिफिक एरिया से जाएंगे, तो वो भी एक खर्चा हमारे एयरलाइंस पे आता है। तो सब मिला जुला के भारत जो कि एक बहुत अच्छा रास्ता अपना लिया है चाइना की तरफ से, कूल काम होकर कंपोज होकर अपने इकोनॉमिक रफ्तार को पकड़ने की। तो रीजनल एरिया में अगर ऐसे होता रहेगा तो कहीं ना कहीं भारत को सेटबैक होगा। और ये देश छोटे तो ये हमेशा लड़ते ही रहते हैं। तो भारत की जो डिप्लोमेसी श्री मनमोहन सिंह से मैं जो देख रहा हूँ
बड़े समझदारी से 1-2-3 एग्रीमेंट किया। तो जी विकास बिल्कुल, यानी जिस तरह से एशिया में इस वक्त तनाव का माहौल है, उसका सीधा इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं हर देश पर पड़ता हुआ, और जिसमें भारत भी शामिल है। अनुपम जी भी हमारे साथ है। अनुपम जी, आपसे समझना चाहेंगे सर, क्योंकि देखिए ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ सैन्य टकराव, इस बीच नेतन्याहू का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा जब तक जरूरत होगी तब तक ये सैन्य कार्रवाई और ये ऑपरेशन जारी रहेगा। क्या समझा जाए, सॉल्यूशन क्या इस सबका? देखिए रिया जी, जो शुरू हुआ है उसका सलूशन अभी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह चीज स्पष्ट बहुत पहले कर दी थी। बयान उनका आज भले ही आया हो युद्ध के बाद, लेकिन वो बहुत शुरू से कह रहे हैं कि वो ईरान का एग्जिस्टेंस देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ईरान एग्जिस्ट करेगा तो इजराइल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। वो हमेशा से ईरान को अपने लिए, अपने देश के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दिखाते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो ईरान के वर्तमान रेजिम को चेंज करके ही दम लेंगे, और इसके लिए अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना पड़े तो वो दबाव भी बनाएंगे। और हमने देखा है कि जिस तरह से वो प्रेशर क्रिएट करते रहे अमेरिका के ऊपर कि आप आइए युद्ध में इन्वॉल्व हुई। डोनाल्ड ट्रंप पहले नानुकुर करते रहे, और फिर उसके बाद 12 दिन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने फाइटर जेट्स उतार दिए ईरान के खिलाफ। तो ये साफ दर्शाता है कि इजराइल ने एक तरह से मन बना लिया है कि ईरान में कम से कम वर्तमान सत्ता हटा दी जाए, खमनेई की सरकार चली जाए, और वहां पे कोई ऐसा प्रो इजरायली प्रो अमेरिकन व्यक्ति बैठ जाए, चाहे वो पहलवी हो या कोई भी हो, गद्दी में बैठ जाए, जिससे कि इजराइल के जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ईरान को लेकर के वो सही से हो जाए। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है क्या, ये भी बता दूं। इजराइल चाहता है कि ईरान को किसी ना किसी तरह से कम 3 या फिर 4 टुकड़ों में बांट दिया जाए, और अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग ट्राइब के लोग वहां पर अलग अलग इंडिविजुअली राज करें, या फिर एक लूजली फिटेड डेमोक्रेसी बना दी जाए, जिससे कि सब बिल्कुल, यानी यहाँ पर ये समझा जा सकता है कि इजराइल और अमेरिका का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उस पर ब्रेक लगाया जा सके, बल्कि उनका मकसद ये भी है कि पूरे के पूरे जो उसका नेतृत्व जो कर रहे हैं, जो सोच नेतृत्व कर रही है, जो रिजीम है, उसको बदला जा सके। चर्चा देखिए जारी रहेगी, आप दोनों ही बने रहिएगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर आएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कूका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण, और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता हुआ सैन्य टकराव, इस बीच अमेरिका की एंट्री होती है, लगातार जो है एयर स्ट्राइक्स की जाती है, भारी नुकसान ईरान में, और उसके बाद ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव का माहौल। हमारे साथ विशेष चर्चा के लिए मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डीके गुप्ता जी लगातार है, साथ ही अनुपम जी भी हमारे साथ है। गुप्ता जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से अभी अनुपम जी ने भी जिक्र किया कि किस तरह से अब प्लान क्या है अमेरिका और इजराइल का, किस तरह से ईरान के टुकड़े किए जाए या रिजीम बदली जाए, लेकिन क्या वो काफी होगा? क्या उसके बाद में शांति? नहीं, इसकी गारंटी आ सकती है कि मिडिल ईस्ट में शांति होगी, क्योंकि ये विचारों का खेल होता है। और मिडिल ईस्ट में अभी भी जो विचारों का खेल है, मैं बता दूं, चाहे कोई भी मुस्लिम देश दुनिया का है, मैं आपको बहुत बताता हूँ, कोई भी, चाहे मलेशिया हो चाहे इंडोनेशिया, जो विकास के राह पे चले हुए हैं और काफी वो विकास भी किए हैं,
अगर मुस्लिम आवाम को देखा जाए वर्ल्ड वाइड, तो वो अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं, जनरली नहीं पसंद करते हैं। हाँ, और वो उनको अपना इस्लाम के खिलाफ मानते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। अब ये है कि जो स्ट्रेटेजिक उनकी जो पावर है या जो उनके पास इकोनॉमिक पावर है अमेरिका के पास, उसकी वजह से वो लोग काफी जो है देशों में अब्राहम एकॉर्ड को अपना मनवा चुके हैं। तो अब्राहम एकॉर्ड से हाँ, अब वहां पे देश का जो नेतृत्व होता है वो तो अमेरिका के साथ है, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर लोगों का जो सोच है, सोच चाहे वो रीजन में हो चाहे देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं डिसीजन को इम्पैक्ट करती है। तो वो जो है अमेरिका के लिए सार्थक नहीं है या सकारात्मक नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर कभी भी कोई भविष्य में अगर माहौल बदलता है या कोई ऐसी बातें होती है, एक दूसरा देश फिर प्रॉक्सी बन जाएगा। तो मिडिल ईस्ट में इसकी गारंटी नहीं है कि ईरान अगर थम जाके, देखिए ईरान को वहां पे सीरिया अमेरिका का जो है नंबर 1 दुश्मन होता था, वहां पे रेजिम चेंज कराया, असद को उन्होंने रसिया भेजा, तो वहां पे अमेरिका कब्जा हो गया। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले में वहां पे एक प्रॉक्सी न तैयार हो कि अमेरिका के खिलाफ जो है। तो अमेरिका की भी चाल रही है कि हम जहां भी कब्जा करें उनके शासन के थ्रू करें, न कि अपने सैनिकों को भेज के करें। तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट में गारंटी इसकी नहीं है। हाँ, ये है कि एक छोटे समय के लिए या कुछ सालों के लिए वहां पे जब रेजिम चेंज हो जाता है, तो वहां पे अमेरिका के पैरेलल सोच वाली सरकार बन जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिका के हित वहां पे चलते रहेंगे। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जो है शांति हो जाएगी। बिल्कुल। अनुपम जी, जिस तरह से अमेरिका की कोशिश है, लगातार जो है ईरान पर सैन्य कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद नेतन्याहू का भी बयान सामने आ चुका है कि जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक हम हमले करेंगे। क्या समझा जाए कि आने वाले भविष्य में ईरान का हाल भी इराक और लेबनान जैसा हो सकता है? हाँ, देखिए बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि ईरान जिस तरह से पलटवार कर रहा है, अमेरिका को वो और बहाना दे रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलके और ज्यादा अटैक करें। और ये बात सब जानते हैं, अगर ये फुल फ्लेज मिलिट्री वॉर बनता है तो ईरान की कोई अहमियत नहीं बचेगी, क्योंकि अमेरिका के पास आज भी ऐसे संसाधन है, इजराइल के पास ऐसे हथियार है कि वो ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। ईरान के पास मिसाइल बैराज जरूर है, जबरदस्त है, लेकिन वो भी एक न एक दिन खत्म होगा। और अमेरिका और इजराइल मिलकर के अगर एक साथ ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो बमुश्किल 1 महीना या 2 महीना युद्ध चलेगा, और उसके बाद तो सिर्फ लड़ाई भले लंबी खिंचती हुई दिखाई दे, लेकिन ईरान के जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जो उनके बड़े वीआईपी लोग हैं और जो वैल्यूएबल एसेट्स हैं, वो सारे के सारे नष्ट कर दिए जाएंगे, जिससे कि ईरान को फिर से अपने पैरों में खड़ा होने में कई दशक लग जाएंगे। तो ये बात तो तय है कि अगर ये युद्ध लंबा खींचेगा तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का ही होगा। और ईरान इस चीज को बहुत पहले से महसूस करता है, तभी वो बातचीत की टेबल पर भी आया था। आपको याद होगा कि बातचीत लगभग चल ही रही थी, और 2 और 3 मार्च को फाइनल बातचीत की पेशकश भी हुई थी ईरान की तरफ से भी, और ऐसा लगने लगा था कि शायद बातचीत से रास्ता निकल आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब मैं शुरुआत से कहता हूं कि इजराइल ईरान को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है, और यही वजह है कि वो बार बार अमेरिका के ऊपर दबाव बनाता है कि आइए मिल करके इस थ्रेट को खत्म करें। तो ये चीज तो आप मान के चलिए कि जब तक अमेरिका का और इजराइल का यहाँ पर अपर हैंड है, तब तक ईरान को हमेशा ऐसे ही बैकफुट पर धकेला जाएगा। और जो अगर ईरान चाहे तो वो अपने यहाँ रेजिम चेंज करके अमेरिका के पसंदीदा लोगों को यहाँ पे सत्ता में बैठा करके अमेरिका के साथ अलाइन हो जाए, तब शायद ईरान बच सकता है। अदरवाइज ऐसे ही अगर विरोध करता रहेगा तो यानी विकल्प जो है इस वक्त ईरान के पास ज्यादा नहीं है, काफी ज्यादा प्रेशर में है, वो नजर भी आ रहा है। यहाँ पर भारत की प्राथमिकता देखिए यही है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, दुबई और जो अन्य प्रमुख शहर जैसे अबू धाबी जैसे शहरों में जो भारतीय रह रहे हैं वो जो है सुरक्षित रहे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो देखिए, ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जो ट्रायंगल दिख रहा था जंग का, वो फिलहाल बढ़ सकता है। जिस तरह से ईरान ने अबू धाबी समेत कई बड़े शहरों को अटैक किया, वहां सैन्य बेसिस जो अमेरिका के थे वहां हमला किया। अब क्या जवाबी कार्रवाई होती है? अगर होती है तो उसके बाद क्या ये बड़े युद्ध में तब्दील होता है? और अगर होता है तो उसके बाद रुकेगा कब? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।